तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्रेम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में जिसका नाम आगे याद आए तो मैं बता दूं, बजरी। बजरी एक इलाका है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे दो परिवार रहा करते थे। दोनों के घर थोड़ी दूरी पर थे। परिवार बेहद अमीर, बहुत आलीशान उनकी प्रॉपर्टी, मतलब पूरा घर कई एकड़ में फैला हुआ, और उस घर के साथ उनको एक झील भी मिली हुई थी। तो परिवार अच्छा खासा अमीर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इन दोनों परिवारों में एक लड़का और एक लड़की रहा करते थे। लड़के का नाम था जूलियन और लड़की का नाम कैरोलिन। जूलियन और कैरोलिन एक साथ लगभग बड़े हुए, हालांकि दोनों की उम्र में थोड़ा फर्क था। जूलियन थोड़ा समझदार, मैच्योर था, 25 साल उसकी उम्र हो गई थी। लेकिन कैरोलिन जो थी वो 17 साल की थी। दोनों क्रिश्चियन थे और बहुत कट्टरपन के साथ अपने इस धर्म को फॉलो करते थे, रिलीजन को। मतलब दोनों ही परिवार। इत्तेफाक से जूलियन और कैरोलिन के बीच वक्त के साथ साथ नज़दीकियां बढ़ती गईं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, चाहने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन मसला ये था कि दोनों शादी नहीं कर सकते थे। उसके लिए इंतज़ार करना ज़रूरी था, क्योंकि जूलियन अभी नाबालिग थी और वहाँ के कानून के हिसाब से 18 साल के बाद ही, मतलब कैरोलिन, माफ़ कीजिएगा, शादी कर सकती थी। लेकिन दोनों प्यार करते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा, कैरोलिन 18 साल की हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, उसके बाद शादी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सब कुछ चलता रहा। हालांकि दोनों का परिवार अंदर ही अंदर इस रिश्ते के खिलाफ था। एक की नहीं, दोनों की। उनका मानना ये था कि उम्र में थोड़ा फासला है, करीब 7-8 साल का। तो उनकी नज़र में ये था कि नहीं, ये जोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बेशुमार प्यार करते थे, तो उनके प्यार के आगे परिवार कुछ बोल नहीं रहा था, वक्त पे छोड़ दिया था। क्या पता आगे चलकर खैर दोनों का खुद ही इरादा बदल जाए। इसी तरह से दोनों की ज़िंदगी चलती रही। 4 मार्च 2008 की तारीख आ गई, 4 मार्च 2008। अक्सर परिवार कहीं कहीं पिकनिक मनाया जा करता था। तो उस रोज़ 4 मार्च को जूलियन और कैरोलिन ने यह तय किया कि वो दोनों अपनी गाड़ी में घर से कुछ दूर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पिकनिक मनाने जाएंगे। जूलियन ने अपनी गाड़ी उठाई, घर वालों को बता दिया था, और कैरोलिन के घर पहुँचा, वहाँ कैरोलिन को पिक किया। कैरोलिन ने भी घर वालों को बता रखा था, क्योंकि दोनों की दोस्ती भी थी, प्यार की सुगबुगाहट तो थी ही, तो उन्हें कोई इतराज़ भी नहीं था। इससे पहले भी वो जा चुके थे ग्रुप के साथ। तो अब दोनों पिकनिक मनाने चले गए। पर घर वालों ने ये कहा था कि 3 बजे से पहले पहले घर लौट आना दोनों को। अब दोनों पिकनिक मनाने के लिए गए। जब ये पिकनिक स्पॉट पर जा रहे थे, वो थोड़ा सा शहर से दूर, अचानक गाड़ी चलते चलते चल रही थी। जूलियन ने कैरोलिन से कहा कि मैंने एक मुर्दा जानवर देखा, तुम्हारी नज़र पड़ी? गाड़ी भाग रही थी। कैरोलिन ने कहा नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं पड़ी। उसने कहा मैंने देखा। उसने कहा कि तुम्हारा वहम होगा। अब दोनों चले गए। उसके बाद अपना पिकनिक मनाया। 2:30 बज गए। अब लौटना भी है। तो कैरोलिन ने कहा कि चलो, घर वाले नाराज़ होंगे। खैर, जूलियन भी तैयार हो गया। अब दोनों वापस आने लगे। जिस जगह जाते वक्त जूलियन ने कहा था कि उसने एक मुर्दा जानवर को देखा है, उसी जगह पर उसने अचानक गाड़ी रोकी और कैरोलिन से कहा कि मैंने यहीं पे देखा था, क्या पता शायद वो मरा ना हो, जिंदा हो, जख्मी हो, हमारे मदद की उसको ज़रूरत हो। तो उसने कहा कि मैंने तो देखा नहीं। उसने कहा था 1 सेकंड रुक लो, मैं देख लेता हूँ। ये कहकर जूलियन ने गाड़ी किनारे लगाई और गाड़ी से उतर गया। अब चलते चलते वो थोड़ा आगे निकला। पहाड़ी इलाका था, एक मोड़ था। उस मोड़ के बाद आप देख नहीं सकते थे। जहाँ कैरोलिन गाड़ी में बैठी थी, वहाँ से फिर उस मोड़ के मुड़ते ही जूलियन उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब वक्त बीत रहा है, जूलियन लौट नहीं रहा। कैरोलिन परेशान कार में। जब काफ़ी देर हो गया, उसे लगा घर वाले डांटेंगे, तो आखिरकार, और अब फिक्र भी होने लगी कि अभी तक जूलियन लौटा नहीं। वो कार से उतरी और उसी तरफ चल पड़ी जिधर जूलियन गया था। जैसे उस मोड़ को वो क्रॉस करती है, अचानक उसकी चीखें निकल जाती हैं। देखती सामने बीच सड़क पर एक शख्स खड़ा है, जो बिल्कुल काले लिबास में है, चेहरा ढका हुआ है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा रॉड है। कैरोलिन भागने की कोशिश करती है। वो शख्स उसके पीछे जाता है, फ़ौरन पकड़ लेता है, और उसके बाद उसके सर पे एक डंड, वही जो रॉड है, हल्का सा मारता है। कैरोलिन बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसको उठाता है। पास ही एक गाड़ी थी, गाड़ी की डिक्की में उसको डालता है और लेकर चला जाता है। अब
जूलियन पहले ही नहीं आया, कैरोलिन को किसी शख्स ने उठा लिया। इधर शाम के 3, 4, 5, 6 बज गए, ना जूलियन घर लौटी ना कैरोलिन घर लौटी। दोनों के घर वाले परेशान, एक दूसरे के घर पहुंचे, पूछा कि दोनों बच्चे कहाँ हैं, दोनों को पता ही नहीं। अब बड़ी परेशानी, क्या करें। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। अचानक जूलियन के घर वालों ने महसूस किया कि जो उनका मेन गेट है, मेन गेट के साथ जो बाड़ा होता है, लोहे के तार लगे होते हैं ताकि कोई जानवर और बाकी लोग ना घुसे। तो जूलियन की माँ ने देखा कि उस तार के अंदर एक बोतल फंसा हुआ है, कोई वाइन का बोतल था। तो उन्होंने कहा कि इस तार के अंदर ऐसे बोतल किसने फंसाया। अब उन्होंने जब नज़दीक से उस बोतल को देखा तो देखा कि बोतल के मुंह पर एक पर्ची है जो आधी अंदर आधी बाहर है। ये भी बड़ा अजीब था। उन्होंने पर्ची निकाली, जब पर्ची निकाली और उसे पढ़ा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो पर्ची नहीं, एक तरह का किडनैपिंग नोट था। उसमें लिखा हुआ था कि आपके बच्चे जूलियन और कैरोलिन को हमने किडनैप कर लिया और पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना वरना दोनों मारे जाएंगे। और इस लेटर पे बस इतना ही, आगे कोई अभी डिमांड नहीं। और इस लेटर के ऊपर एक स्टार बना हुआ था एक तरह का, और उसके ऊपर लिखा था ONA। घर वाले परेशान। अब ये जो पूरा लेटर था इसके स्पेलिंग मिस्टेक बहुत थे। अब जब उन्होंने ONA देखा और ये लेटर देखा, घर वाले परेशान हो गए। फिर दोनों परिवार में मीटिंग हुई, ये हुआ कि भाई क्या करें। तो उन्होंने कहा कि धमकी तो दी है कि पुलिस को ना बताओ, लेकिन अगर पुलिस के पास ना जाए तो फिर कहाँ जाए। तो तय हुआ कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। दोनों परिवार पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर कहा, वो लेटर पुलिस को दे दिया। अब चूंकि 1-2 अमीर परिवार के बच्चे गायब, ऊपर से किडनैपिंग का ये लेटर, पुलिस वाले भी फौरन हरकत में आए। अब उन्होंने तफ्तीश शुरू की और जांच शुरुआत की उसी किडनैपिंग के लेटर से। पूरा लेटर पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा ये ONA क्या है। अब उसके ऊपर जांच शुरू की। तो जब जांच शुरू की गई तो पुलिस वाले भी घबरा गए, क्योंकि ONA का जो उनको मतलब मिला और जो वो स्टार टाइप का बना हुआ था एक, उसने इशारा किया कि ये ख़तरनाक गैंग या ग्रुप कहें आप, जो दुनिया भर में फैला हुआ है और ख़ास तौर पर ये एंटी क्रिश्चियन ग्रुप है। इस ONA का जो फुल फॉर्म मिला या मतलब निकला वो ये था कि ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स, ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स, ONA यानी 9 ऐसी परियां। इसके पीछे की कहानी थी जो पूरी दुनिया से क्रिश्चियन कम्युनिटी को ख़त्म कर देगी। तो ये ONA बड़ा बदनाम और कुख्यात था कि ये एंटी क्रिश्चियन थे और दुनिया भर में कई देशों में, अमेरिका तक में, इन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म भी किया, उनको उठाया, कई को मारा। क्रिश्चियन कम्युनिटी से नफरत थी इस ग्रुप को। अब जब पुलिस को ये लगा, और ये दोनों फैमिली जूलियन और कैरोलिन दोनों हार्डकोर क्रिश्चियन, तो पुलिस को लगा कि ये मामला बड़ा संगीन है। दोनों बच्चे हैं भी, बेशक वो 25 का वो 17 की, लेकिन अगर कुछ हो गया तो इसका बड़ा असर होगा पूरे इलाके पर। अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई। 4 मार्च को दोनों किडनैप हुए थे। 5, 6, 7, 8 बीतता गया और हर गुजरते दिन के साथ परिवार की उम्मीदें दम तोड़ती गई। लगा ये क्या है, लौट कर आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। करते करते 7 दिन पूरे बीत गए। अब 4 मार्च के बाद 11 मार्च 2008 की तारीख आ गई। जिस जगह पर कैरोलिन और जूलियन रहा करते थे वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर एक जंगल है जिसका नाम है अल्पाइन नेशनल पार्क। इसी अल्पाइन नेशनल पार्क के किनारे सड़क से एक किसान गुजर रहा था। वो अपने खेत पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि उस सड़क पर 2 लोग दौड़ते हुए बदहवास चले आ रहे हैं उसकी तरफ और हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। उन दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं, दोनों पूरी तरह से नंगे। किसान घबरा गया। जब वो करीब आए तो उसने देखा कि इन दोनों के जिस्म पर बड़े खरोंच के निशान हैं और दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। किसान कुछ पूछता उससे पहले उन दोनों ने बताया कि हमारा नाम जूलियन और कैरोलिन है, हमें किडनैप किया गया था, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हैं, आप फ़ौरन जो भी लोकल पुलिस उसको इन्फॉर्म कर दें, हमें बचा लीजिए। किसान ने उन्हें तसल्ली दी। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई, दोनों की हालत देखी। सबसे पहले दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इस बीच उन दोनों ने जो बताया, जूलियन और कैरोलिन ने, 400 किलोमीटर दूर उनके घर वालों को ये खबर दी गई कि आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं और इस वक्त अस्पताल में हैं। वहाँ परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। दोनों परिवार आनन फानन में घर से निकलता है अपने बच्चों को देखने के लिए। और फिर कुछ घंटे के बाद कैरोलिन और जूलियन उनकी नज़रों के सामने होता है।
पूरा परिवार गले मिलकर रोता है। पुलिस वहीं मौजूद। डॉक्टर के इलाज के बाद डॉक्टर कहता है कि अब आप इनसे बयान ले सकते हैं। अब पुलिस दोनों का बयान लेती है। पहले जूलियन अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उस दिन पिकनिक मनाने के बाद उसने एक मुर्दा जानवर देखा, उसे लगा वो जिंदा है, उसकी कुछ मदद कर सकें। वो गाड़ी से यही कहकर क्रोलिन से उतरा था और वो गया। तभी एक शख्स जो काले लिबास में था, चेहरे पे मास्क था, उसने अचानक उसके पीछे सर पे जोर से एक रॉड से हमला किया। वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक घने अंधेरे जंगल में पाया। उसने देखा कि उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसके हाथ पैर एक पेड़ से बंधे हुए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब वो थोड़ी देर तक उस माहौल का आदी हो गया, तब उसने ध्यान से देखा जहाँ पे वो बंधा था वहीं पर एक चाकू गिरा हुआ था। उसे लगा कि किडनैपर का ये चाकू या तो रख के गया या गलती से गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने पैर को आगे आगे करते हुए उस चाकू को करीब लाया और फिर उस चाकू को उठाया और उससे अपने हाथ की रस्सी काटी, फिर पैर की काटी। इसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जंगल में इधर उधर दबे पाँव खामोशी से कि कहीं किडनैपर आसपास ना हो, भटकता रहा। पूरी रात बीत गई लेकिन कोई आया नहीं। तब उसे लगा कि अब मदद करने के लिए आवाज़ लगाए, तो उसने धीरे धीरे हेल्प हेल्प बोलना शुरू किया। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और उसके बाद वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे नहीं मालूम कि किडनैपर कौन था। फिर जब वो आवाज़ दे रहा था, उसने कहा कि तभी उसको पलटकर काफ़ी देर के बाद एक आवाज़ दूसरी तरफ से आई। उसने कहा उस आवाज़ को सुनकर लगा कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। फिर उसे पता चला कि ये आवाज़ तो कैरोलिने की है। वो बड़ा खुश हुआ, ज़ोर से आवाज़ देने लगा। उधर से भी आवाज़ आई। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे, उसी हालत में नंगे। दोनों गले लगे, रोने लगे। अब इसके बाद इन दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। ये पूरा ही कहानी जो है ये जूलियन ने सुनाई पुलिस को। पुलिस ने फिर पूछा कि अच्छा कैरोलिन, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम कब कैसे जंगल में पहुंची? कैरोलिन ने बताया कि मैं पीछे पीछे पहुंची थी जूलियन के। जब वो कार से उतर कर गया तो वहाँ मुझे तो कोई मिला नहीं। एक काले लिबास में एक शख्स मिला, उसने सर पे वार किया। फिर मुझे गाड़ी की डिक्की में रखा। उसके बाद मुझे याद नहीं, जब आँख खुली तो अपने आप को एक जंगल में पाया। उसने कहा जंगल में मेरे हाथ पैर बंधे थे। मेरे सामने वही किडनैपर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था और मैं देख रही थी कि जहाँ मैं बैठी थी उसी के सामने वो ज़मीन में गड्ढा खोद रहा था। उसने कहा कि जब वो गड्ढा खोद रहा था तो उसको देखकर मुझे डर लगा कि पता नहीं इसकी नीयत क्या है। उसने काफ़ी वक्त लिया गड्ढा खोदने में और करीब 4 से 5 फीट उसने गड्ढा खोद दिया। कैरोलिन के हिसाब से उसे लगा कि वो इसे शायद जिंदा दफनाने के इरादे से गड्ढा खोद रहा है। थोड़ी देर के बाद अचानक वो किडनैपर उठा। उसने कहा कि उसने मेरे हाथों की रस्सी खोल दी। उसके बाद मुझे उस गड्ढे में धक्का दे दिया। अब वो ऊपर से मिट्टी डालने लगा। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उसने कुछ सुना नहीं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मिट्टी डालते डालते जब उसके सीने तक एक तरह से वो उस गड्ढे में दफन हो गई तो बाकी उसने मिट्टी नहीं डाली। उसका चेहरा और गर्दन का हिस्सा छोड़ दिया। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन कैरोलिना को लगा कि शायद वो आसपास ही है। जब काफ़ी देर हो गई वो नहीं आया, उसने कहा मुझे समझ में नहीं आया कि उसने मेरे हाथ क्यों खुले छोड़े थे। फिर उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया और काफ़ी मशक्क़त के बाद वो उस गड्ढे से खुद को बाहर निकाल लाई। बाहर आने के बाद वो भटकती रही। फिर रात अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि ये आवाज़ जानी पहचानी है। वो आवाज़ जूलियन की थी। फिर दोनों मिले। यहाँ तक इन दोनों की कहानी थी। अब इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे दोनों ने जो कहानी सुनाई वो कहानी दोनों की एक जैसी थी। कहानी ये थी कि इसके आगे अब वो दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे और धीरे धीरे बाहर घूमने लगे। इस चक्कर में करीब 48 घंटे बीत गए, क्योंकि जंगल बहुत घना था। 48 घंटे बाद, लेकिन उस 48 घंटे से पहले की कहानी उन्होंने और भी सुनाई। उन्होंने कहा अब दोनों जब मिल गए तब ये हुआ कि रात का वक्त है, जंगल में कुछ भी हो सकता है, कहाँ जाए। उन्होंने कहा तभी एक चमत्कार हुआ। वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ है। उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई। जब उन्होंने स्लीपिंग बैग खोला तो देखा उसमें कुछ खाने पीने का सामान भी है। उन्होंने खाना खाया, पानी भी था। अब ये हुआ कि ठंड भी बहुत थी। स्लीपिंग बैग, रात को जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल।
तो दोनों ने तय किया कि स्लीपिंग बैग में किसी तरह अपनी रात गुजारते हैं, फिर सुबह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो स्लीपिंग बैग लेकर एक सुरक्षित जगह पर वो पहुंच गए, उस जगह से दूर जो गड्ढा था, और वहां जाकर दोनों उसी स्लीपिंग बैग में सो गए। अगले दिन सुबह उठे और फिर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, चलते रहे। करीब 48 घंटे बीत गए। 48 घंटे बाद दोनों अपना सर पीटने लगे, क्योंकि इतना चलने के बाद आखिर में वो जहां आकर रुके थे वो वही गड्ढा था जहां से वो चले थे। उन्हें लगा कि अब ऐसे तो निकल नहीं सकते। 2 दिन बीत चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि वो चलते रहे, जंगल का रास्ता मिला नहीं। फिर अचानक एक रोज़ एक और करिश्मा हुआ। उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे एक बैग टंगा हुआ है, छोटा सा। उन्होंने उस बैग को खोला तो देखा कि उस बैग के अंदर कुछ औजार है, कुछ चीज़ें हैं, और साथ में एक कागज़ का टुकड़ा है, और उस कागज़ के टुकड़े पे इस अल्पाइन नेशनल पार्क जंगल का नक्शा है। उन्हें बड़ी हैरत हुई कि ये नक्शा किसने छोड़ा। अब सारी चीज़ों से उन्हें हैरत हो रही थी कि जूलियन को पेड़ से बांधा तो आगे चाकू छोड़ दिया, कैरोलिन को गड्ढे में दफनाया तो उसको मुंह खुला छोड़ दिया, पूरी तरह नहीं दफनाया। स्लीपिंग बैग छोड़ दिया जिसमें खाना पानी था। इधर अब जंगल से बाहर निकलने का नक्शा छोड़ दिया। तो इस नक्शे के सहारे अब दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन नक्शा पढ़ना दोनों को नहीं आता था। तो कई बार भटके, फिर गुम हुए, गुमराह हुए, करते 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 4-5 दिन और निकल गया। वो हर रात स्लीपिंग बैग में सोते, फिर सुबह से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते, और ये सिलसिला चलता रहा 11 मार्च तक। 11 मार्च की सुबह अचानक उन्हें एक पगडंडी दिखाई दी, जो लगा कि पहली बार कोई सड़क या रास्ता दिखा है। दोनों उस रास्ते पे गए। कुछ देर के बाद उन्हें एक किसान नजर आया, और फिर वही किसान पुलिस को बुलाता है, वही हॉस्पिटल तक लाता है। ये दोनों की कहानी थी। अब पुलिस ने इस कहानी के बाद तफ्तीश शुरू की कि आखिर वो कौन किडनैपर है जो इनके पीछे था। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई उस लेटर से, फिर वो तमाम चीज़ें, वो स्लीपिंग बैग, वो जो बैग में औजार था, वो सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि चलो जंगल में उन जगहों को भी देखते हैं। तो चूंकि उस जंगल के एक्सपर्ट जो थे सारे, जो रास्ता पता था, उनको लेकर गए, ढूंढा गया, वो गड्ढा वाकई मिला, वो पेड़ भी मिला, सारी चीज़ें सच सच हो रही थी। फिर जब पुलिस ने और तलाश की तो कुछ औजार भी मिले, और वहाँ जो ये लोग छोड़ आए थे कुछ बैग में था ही था। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किडनैपर कौन है, और अगर ये ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स ग्रुप यानी कि एंटी क्रिश्चियन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन दोनों को किडनैप किया, तो फिर इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा, और जिंदा छोड़ा तो छोड़ा, इन्हें वापसी के रास्ते के सारे साधन क्यों मुहैया कराए। पुलिस उलझी हुई थी। अब इसी दौरान में पुलिस ने हर उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया जो मौका वारदात से या इन दोनों के पास से मिले थे, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो गड्ढा खोदने का जो फावड़ा और बाकी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। जब उन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया गया, इसके बाद पुलिस अब इधर फैमिली के घर भी पहुंची, सारी पूछताछ हो रही थी। तो जब सारा सामान रखा हुआ था तो अचानक उन सामान को देखकर पुलिस ने फैमिली से पूछा कि इनमें से किसी चीज़ को आप लोग पहचानते हैं। जूलियन की फैमिली बोल पड़ी, ये तो हमारे फॉर्म का सारा औजार है, जो फावड़ा से लेकर सारी चीज़ें। पुलिस ने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ। अब इसके बाद जब चेक किया गया तो पता चला वाकई ये सारे वो थे, कुदाल से लेके, फावड़ा से लेके, चाकू से लेकर तमाम चीज़ें, रॉड तक, जो जूलियन के घर में रहा करते थे, उसके फार्म हाउस पे रहा करते थे, रखे जाते थे। तो इसका मतलब है कि कोई घर का भेदिया था जिसने ये किडनैप किया दोनों बच्चों का। अब पुलिस इस तफ्तीश में लग गई। उन्होंने घर के सारे मेंबर, नौकर चाकर, सबकी जांच कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ। अब पुलिस को लगा कि ये सारी चीज़ें और जिस आसानी से किडनैपर ने छोड़ा, कुछ ना कुछ लिंक मिसिंग है। अब पुलिस ने इन दोनों लड़के और लड़की यानी कि जूलियन और कैरोलिन के रिश्तों के बारे में तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उम्र कम थी कैरोलिन की, इसलिए शादी हो नहीं सकती थी, और परिवार भी उम्र के फासले की वजह से शादी में इतनी दिलचस्पी रखता नहीं था। अब पुलिस कैरोलिन और जूलियन दोनों की हरकतों के बारे में भी स्टडी करने लगी, पूछने लगी। जब दोनों को डीपली इंट्रोगेट किया गया, फिर पुलिस एक रोज जूलियन को अपने पास बुलाती है, कमरे में बिठाती है और कहती है देखो, हमें सच्चाई पता कर चुकी है,
लेकिन भलाई इसी में है कि अब तुम सच बोलोगे और तुम अब सच्ची कहानी सुनाओगे, क्योंकि तुम्हारी और कैरोलिन की दोनों की कहानी तो सुन ली, इनमें से एक की कहानी झूठी और एक की सच्ची। कैरोलिन ने जो भी कहा वो सब सच था, तुमने जो भी कहा वो सब झूठ था, तो अब झूठ को सच में बदलो और कहानी सुनाओ। पुलिस ने कुछ सबूत सामने रख दिए। उनको देखकर अब जूलियन को लगा कि ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। अब उसने कहानी सुनाई। इस कहानी का क्लाइमेक्स यहीं से गुदगुदाता है। बचपना कहें या कुछ और कहें, प्यार कहें, इश्क कहें, जुनून कहें, कहानी ये थी कि जूलियन और कैरोलिन एक दूसरे से प्यार करते थे, बेशुमार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, इसमें कोई झूठ नहीं था। दोनों कट्टर क्रिश्चियन भी थे। कैरोलिन बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को मानती थी और कई चीज़ें थी जिस पर वो स्ट्रिक्ट रहा करती थी। जब दोनों प्यार करते थे, शादी के लिए इंतज़ार करना था, लेकिन जूलियन को इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि ये 2 साल से रिलेशनशिप में थे। जब वो 15 साल की थी, अब 17 की थी, और अभी उसको 18 का होने में और 1 साल था। तो जब ये बहुत करीब आए तो जूलियन को लगा कि अभी बहुत और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो अपनी होने वाली इस बीवी कैरोलिन के साथ एक मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाना चाहता था, और कैरोलिन इसके लिए तैयार नहीं थी। जूलियन उसे समझाता था कि देखो, हम हस्बैंड वाइफ तो हो ही जाएंगे अगले साल, तो मैंने तो तुम्हें हमें हमेशा अपनी वाइफ ही माना है, तो हम फिर एक पति पत्नी का रिश्ता कायम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कैरोलिन ने उसे कहा कि देखो, हमारा मज़हब, हमारा रिलीजन, हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता, और मैं जब तुमसे शादी करूँगी तो शादी के बाद ही हम एक हस्बैंड और वाइफ के तौर पर रहेंगे, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। काफ़ी समझा लिया, लेकिन कैरोलिन नहीं मानी और जूलियन अपनी जिद पे अड़ा रहा। उसे लगा कि वो कभी नहीं मानेगी और वो इंतज़ार भी नहीं करना चाहता था। तब उसने सोचना शुरू किया। जनवरी फरवरी 2008 में बहुत सोचने के बाद उसे ये प्लान समझ में आया। फिर उसने एक फर्जी किडनैपिंग की पूरी कहानी रची, पूरा प्लान तैयार किया, पूरा प्लॉट सजाया। पिकनिक के बहाने ले गया, उस मुर्दे जानवर की एक कहानी गढ़ी जो था ही नहीं, और उसे पता था जिस जगह वो गाड़ी रोकेगा उसके बाद एक मोड़ है, उस मोड़ के पास जाते ही वो दिखाई नहीं देगा। वो गाड़ी से उतरा, उस मोड़ को क्रॉस किया। उस मोड़ के क्रॉस करते ही उसने वहाँ पर एक बैग छुपा कर रखा था। उस बैग से उसने कपड़े निकाले, काले लिबास, खुद को पहना, चेहरा ढका। उस बैग में एक रॉड था। रॉड लेकर वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो थोड़ी देर तक नहीं लौटा तो कैरोलिन उसको ढूंढते हुए यहाँ तक ज़रूर आएगी, और वो वहीं उसका इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर के बाद कैरोलिन ढूंढते हुए उसे वहाँ आ ही गई, और जब वो आई तो चूँकि वो अलग भेष में था, पहचान ही नहीं। उसने उसको बेहोश करने के लिए सर पे हल्का सा एक चोट मारा, वो बेहोश हो गई। उसे गाड़ी में बिठाया और लेकर वहाँ से करीब 8-10 घंटे की ड्राइव कर गए। इस अल्पाइन नेशनल पार्क के जंगल में पहुंचा, क्योंकि इस जंगल में वो पहले घूम चुका था और उसे पता था कि ये सेफ है। वहाँ ले जाने के बाद उसने अपनी किडनैपिंग की कहानी गढ़ी। बोतल में पर्चा उसने पहले से छोड़ रखा था। अब पूरा मकसद ये था कि जिस चीज़ के लिए पिछले 2 सालों से कैरोलिन मना कर रही थी, इस किडनैपिंग के दौरान वो चीज़ें ऐसा सिचुएशन पैदा करेगा कि वो पूरी हो जाएंगी और कैरोलिन मना नहीं करेगा। इसीलिए उसने उसको पहले गड्ढे में दफनाया, फिर उसका हाथ खुला रखा ताकि वो गड्ढे से बाहर आ जाए, और वो उस गड्ढे के करीब ही छुप कर कैरोलिन को देखता रहा, उसके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। जब वो बाहर आई तो कैरोलिन जिधर जिधर जा रही वो एक फासला बनाकर उसके पीछे चुपचाप चल रहा है, और जब काफ़ी देर हो गई तो फिर उसने धीरे धीरे आवाज़ देनी शुरू कर दी, जानबूझकर, हेल्प हेल्प, क्योंकि उसे मालूम था कि कैरोलिन यहीं आसपास है और उस तक उसकी आवाज़ पहुँचेगी। और वही हुआ। कैरोलिन ने आवाज़ सुनी, आवाज़ पहचान गई, पलटकर उसने आवाज़ दी और फिर दोनों मिले। अब मिल गए, यहाँ तक भी सब कुछ प्लान था। अब मिलने के बाद क्या, इसीलिए उसने एक स्लीपिंग बैग रखा था, और वो स्लीपिंग बैग उसने एक जगह छुपा कर रखी थी। उसके बाद रास्ता ढूंढने का नाटक करने लगा और उसी रास्ते पे चल पड़ा जहाँ उसने स्लीपिंग बैग छोड़ा था। जब वहाँ पहुँचा तो वो एकदम हैरान कि यहाँ स्लीपिंग बैग कैसे, उसमें खाने का भी सामान, क्योंकि वो कैरोलिन को भूखा भी नहीं रखना चाहता था, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। रात हो गई, जंगल में ठंड थी, उसे मालूम था, और इसी मकसद से ही उसने अपने और कैरोलिन दोनों के कपड़े उतारे थे, बिल्कुल जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं। ठंड, स्लीपिंग बैग, एक ही स्लीपिंग बैग। इसके बाद उसने कहा कि हम रास्ता सुबह ढूंढेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, ठंड बहुत है।
तो स्लीपिंग बैग में हम सो जाते हैं, दोनों स्लीपिंग बैग में घुसे। फिर उसने अपनी वही ख्वाहिश जताई कि देखो शादी तो करनी, हम पति पत्नी का रिश्ता कायम कर लेते हैं। लेकिन इन हालात में भी कैरोलिन अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा ये पाप है और मैं ये पाप नहीं करूँगी। जब तक हमारी शादी चर्च में नहीं हो जाएगी तब तक तुम और मैं पति पत्नी नहीं, एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड है। फिर भी जूलियन को उम्मीद थी कि इस माहौल में आज नहीं तो कल अगले दिन वो मान जाएगी, और इसी चक्कर में जंगल का रास्ता बाहर निकलने का वो जानता था। फिर भी उसको गोल गोल घुमाकर 2 दिन बाद फिर उसी गड्ढे के पास ले आया, और इस तरह से करके वो हर रात स्लीपिंग बैग में सोता, इस उम्मीद में कि शायद कैरोलिन मान जाए। लेकिन वो अपने ज़िद पर अड़ी रही, और उसने वही स्टैंड लिया जो शुरू से उसका था कि सब कुछ शादी के बाद। और इस तरह से 7 दिन बीत गए। जब 7 दिन बीत गए तब जूलियन को एहसास हो गया कि नहीं, कुछ भी हो जाए वो टस से मस नहीं होगी। इसलिए उसने अपना फिर इरादा छोड़ दिया और कहा कि अब घर ही लौट चलते हैं। और उसके बाद वो बाहर आया, फिर वो किसान मिला, फिर वो पुलिस आई। ये सारी कहानी आपके सामने है। तो जब ये सच्चाई सामने आई तो कायदे से उसने जुर्म तो किया था, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही किया, किडनैपिंग का मामला तो था ही। तो किडनैपिंग की धारा के तहत उसके ऊपर मुकदमा चला। अदालत ने उसे 7 साल और 6 महीने की सज़ा सुनाई। लेकिन इस मुकदमे के चलने से पहले भी एक और कहानी हुई। जब ये सब कुछ हो गया तो अब ये हुआ कि भाई ये तो जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, इस सारी कहानी के सामने आने के बाद। तब क्या जूलियन डर गया कि जेल जाना पड़ेगा। पुलिस को सच्चाई बता दी है और पुलिस ने भी उसको अरेस्ट नहीं किया है, अरेस्ट करने वाली है। तभी वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। वो पहले जर्मनी जाता है, उससे पहले वो अपना हुलिया बदलता है, अपने चेहरे का रंग वंग थोड़ा बदलता है। उसके बाद वहाँ से जर्मनी जाता है, और जर्मनी से फिर इंडिया आता है फेक पासपोर्ट पर। ये जो पासपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वही है, उसी जूलियन का है। तो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एक फेक पासपोर्ट पर इंडिया आता है। लेकिन तब तक वहाँ से कुछ क्लू मिला था, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी ने इंडियन अथॉरिटी को कांटेक्ट किया, और यहाँ शक भी हो गया पासपोर्ट को देखकर। तो भारतीय एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद फिर उसके खिलाफ मुकदमा चला। अदालत ने उसे 7 साल और 6 महीने की सज़ा सुनाई। सज़ा काटने के बाद जूलियन बाहर आ गया, और अब वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। बस फ़र्क ये है कि उसकी ज़िंदगी में अब वो कैरोलिन है वो नहीं है। रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि परिवार ने कहा जो शख्स ऐसा कर सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो एक लव स्टोरी का दी एंड हो गया, लेकिन एक किडनैपिंग का हैप्पी एंड हुआ। तो ये थी आज की कहानी। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस कहानी के क्लाइमेक्स आपको गुदगुदाएगा, क्योंकि इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं हुई।